चैप्टर 1। शहद इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी के छत्ते पर लात नहीं मारते। सन 1931 की 7 मई को न्यूयॉर्क में एक बड़ी मुठभेड़ हो रही थी। यह मुठभेड़ उस समय अपने अंतिम पड़ाव पर थी, इसलिए लोगों के बीच इसका बहुत रोमांच था। महीनों तक लुका छिपी का खेल खेलने के बाद अंत में हत्यारे कार्ले को चारों ओर से घेर लिया गया। वहाँ पर दुनाली बंदूक नाम से मशहूर था। जो हत्यारा इस समय चारों ओर से घिरा हुआ था और वेस्ट एवेन्यू में अपनी प्रेमिका के घर छिपा हुआ था। वह हत्यारा ना तो सिगरेट पीता था, न शराब को हाथ तक लगाता था। वह ऊपर की मंजिल में छिपा हुआ था और 150 से अधिक पुलिस वाले और जासूस धरती से लेकर छत तक उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। पुलिस वालों ने छत में छेद करके तथा टीयर गैस को इस्तेमाल करके इस कुख्यात हत्यारे को निकालना चाहा। आसपास की इमारतों पर मशीन गनें तैनात थीं तथा 1 घंटे तक न्यूयॉर्क के इस इलाके में मशीन गनों तथा बंदूकों से गोलियों की बरसात होती रही। कार्ले एक कुर्सी के पीछे छिपकर पुलिस पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। हजारों लोग पुलिस और हत्यारे की इस मुठभेड़ का रोमांचक आनंद ले रहे थे। शायद इससे पहले न्यूयॉर्क शहर में ऐसा दृश्य सामने आया हो। अंत में कार्ले को पकड़ लिया गया। पुलिस कमिश्नर E.P. मलरूनी ने बताया कि वह न्यूयॉर्क के इतिहास में अब तक के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक था। कमिश्नर ने कहा, वह इतना चौकन्ना और चुस्त था कि पंख फड़फड़ाने की आहट पर ही किसी को भी मार देता था। लेकिन दुनाली बंदूक खुद अपनी नज़रों में क्या था? हमें इस बात की जानकारी इसलिए मिल सकी क्योंकि जब पुलिस उस पर गोलियों की बौछार कर रही थी, उस समय कार्ले ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखते समय उसके घावों से लगातार खून बहते के निशान उस चिट्ठी पर भी लग गए थे। इस चिट्ठी में कार्ले ने लिखा था, मेरी कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा कोमल दिल जो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पत्र लिखने के कुछ समय पहले ही यह बात है। एक बार कार्ले लीग आइलैंड पर गांव की सुनसान सड़क पर अपनी प्रेमिका के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अकस्मात ही एक पुलिस वाला उसकी कार के पास आकर उससे लाइसेंस दिखाने के लिए कहने लगा। इतनी सी बात की सज़ा पुलिस वाले को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। कार्ले ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी रिवॉल्वर निकालकर पुलिस वाले के सीने को गोलियों से छलनी कर दिया। जैसे ही पुलिस वाला ज़मीन पर गिर गया तो कार्ले ने एक ही गोली उस मरे हुए अफसर के सीने में दाग दी। सोचिए, इतना क्रूर और जालिम व्यक्ति यह कह रहा था, मेरी इस कमीज के नीचे एक अत्यंत ही दयालु परंतु दुखी दिल है। एक ऐसा दिल जो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता। कार्ले की मौत की सज़ा सुना दी गई। जिस समय उसे सिंग सिंग कैद खाने में मृत्यु दंड के लिए ले जाया जा रहा था, तो सोचिए उसने क्या कहा होगा। क्या यह कि ये लोगों की जान लेने की सज़ा है? नहीं, उसने तो कहा था यह सबवे को बचाने की सज़ा है। तो इस कहानी का सार यह निकला कि दुनाली बंदूक कार्ले सबवे को किसी बात के लिए भी दोषी नहीं ठहराता था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपराधियों में यह असामान्य सी बात है? अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मैंने अपने जीवन के स्वर्णिम दिनों लोगों की भलाई करने में गंवा दिए ताकि वे सुखी जीवन जी सके, लेकिन इसके बदले में मुझे केवल गालियाँ ही सुनने को मिलती हैं और पुलिस से छिपा कर भागना पड़ता है। यह शब्द अमेरिका के सबसे कुख्यात बदमाश अल कैपोन के हैं। वह शिकागो का सबसे खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन अन्य अपराधियों की भांति अल कैपोन भी अपने आप को दोषी नहीं मानता था। वह तो संवय को सजा परोपकारी मानता था, जिसे लोग गलत समझ बैठे थे। न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक डच स्टूल भी ऐसा ही कहता था। अपने एक साक्षात्कार में उसने कहा था कि वह तो लोगों की भलाई करता है और अपनी कही इस बात पर उसे पूरा यकीन भी था। इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने न्यूयॉर्क के सबसे कुख्यात जेल सिंग सिंग के वार्डन लुइस लीस से काफ़ी लंबा पत्राचार किया। उनका कहना है, इस जेल के बहुत कम अपराधी संवय को बुरा समझते हैं। वह भी वैसे ही इंसान है जैसे हम सब हैं, इसलिए तो वह संवय को सही प्रमाणित करने के लिए तर्क वितर्क करते हैं। उनके पास यह बात साबित करने के पर्याप्त ठोस कारण होते हैं कि उन्होंने किसी पर गोली क्यों चलाई थी या फिर किसी तिजोरी को क्यों तोड़ा था। इन्हीं तर्कों के आधार पर प्रत्येक अपराधी संवय को सही प्रमाणित करने की पूरी कोशिश करता है और संवय को सजा का हकदार भी नहीं मानता। अब यदि अल कैपोन दुनाली बंदूक कार्ले डच सूल
या फिर जेल की 4 दीवारियों में चक्की पीस रहे अनगिनत अपराधी अपने आप को दोषी नहीं मानते, तो फिर वो लोग क्या करते हैं जिनसे हम सब प्रतिदिन मिलते हैं। जॉन वॉनामेकर, जो अमेरिका स्टोर्स के चीन के संस्थापक थे, उन्होंने यह स्वीकार किया था, बहुत वर्षों पहले मैंने यह समझ लिया था कि किसी और को दोष देना केवल मूर्खता है। मेरे पास अपनी संवेग की सीमाओं को ही पार करने की कितनी बड़ी मुसीबत है, तो फिर मैं इस बात पर अपना सिर क्यों पीटूं कि भगवान ने एक जैसी बुद्धि का उपहार सबको नहीं दिया है। वॉनामेकर ने तो यह सबक जल्दी ही सीख लिया था, लेकिन मैं ये 33 सालों में सीख पाया, जिस दौरान मुझसे ढेरों गलतियाँ हुई थी। और जब जाकर मैं यह समझ पाया कि 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं देते, चाहे वे कितनी भी गलतियाँ कर लें, परंतु कभी भी उन्हें अपनी वह गलती दिखाई नहीं देती। कभी भी वह सभ्यों की आलोचना नहीं करते। किसी को भी आलोचना करने से कोई भी लाभ नहीं होता, क्योंकि इससे सामने वाला व्यक्ति अपना बचाव करना शुरू कर देता है, बहाने बनाकर तर्क देने लगता है। आलोचना बहुत खतरनाक भी होती है, क्योंकि उससे व्यक्ति के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है और फिर उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए दुर्भावना बढ़ जाती है। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक B.F. सिकनर ने अपने प्रयोगों से यह प्रमाणित कर दिया है कि आलोचना से कोई भी सुधरता नहीं है, बल्कि आपके उस व्यक्ति से संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। यही बात जानवरों पर भी लागू होती है। जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वह उस जानवर से ज़्यादा तेज़ी से सीखता है जिसे खराब व्यवहार के लिए दंडित किया जाता है। महान मनोविश्लेषक हैंस सेल्वे ने भी कहा है, हर व्यक्ति सराहना प्रशंसा का भूखा होता है, हर व्यक्ति निंदा से डरता है। निंदा या आलोचना से परिवारों के सदस्यों, मित्रों, कर्मचारियों, सहकर्मियों सभी का मनोबल कम हो जाता है। उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। एनिड, ओक्लाहामा के जॉर्ज बी जॉनसन एक इंजीनियरिंग कंपनी में सुरक्षा प्रभारी के पद पर कार्य थे। उनका काम था फील्ड में काम कर रहे हर कर्मचारियों का ध्यान रखना। प्रत्येक कर्मचारी के लिए फील्ड में हेलमेट पहनना जरूरी होता था। पहले जब कोई भी कर्मचारी बिना हेलमेट लगाए होता था तो वे आग बबूला हो जाते थे और उसे नियमों का उदाहरण देते थे। उसका परिणाम यह निकलता था कि कर्मचारी मरे मन से उसके आदेश का पालन करते हुए उसके सामने 2 हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उसके जाने के बाद तुरंत हेलमेट निकाल देते थे। उसने कोई नई युक्ति परीक्षण करने के बारे में सोचा। अब जब भी वह किसी कर्मचारी को बिना हेलमेट के देखता था तो उससे पूछता था कि क्या वह हेलमेट आरामदायक नहीं है या फिर उसके सिर पर सही से फिट नहीं हो रहा है। उसने बातों बातों में उन कर्मचारियों को यह भी आवाज़ करा दिया कि हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, ना कि कोई बोझ के परिणाम स्वरूप। सभी कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट पहनने शुरू कर दिए और मी एनिड के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना भी नहीं आई। इतिहास इस बात का गवाह है कि निंदा या आलोचना से किसी समस्या का कोई हल नहीं निकलता। पहला सबसे बड़ा उदाहरण थियोडोर रूजवेल्ट तथा राष्ट्रपति टैफ्ट के विवाद का है। एक ऐसा विवाद जिसने रिपब्लिकन पार्टी में बंटवारा करवा दिया, वुडरो विल्सन को व्हाइट हाउस में बैठने के लिए मजबूर कर दिया था तथा पहले विश्व युद्ध में बड़े बड़े शब्दों में कुछ लाइनें दर्ज करवा दी तथा इतिहास का तो रुख ही बदल डाला। सन 1908 में रूजवेल्ट व्हाइट हाउस से बाहर चले गए तथा उन्होंने टैफ्ट को पूर्ण सहयोग दिया, जो राष्ट्रपति चुन लिए गए। फिर शेरों का शिकार करने के लिए रूजवेल्ट अफ्रीका चले गए। उनके लौटने तक परिस्थितियां बदल चुकी थी, जिनको देखकर वे आग बबूला हो गए। फिर अनुदारवाद के लिए उन्होंने टैफ्ट की आलोचना करना आरंभ कर दिया और फिर तीसरी बार स्वयं ही राष्ट्रपति बनने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने भूल मूस नामक पार्टी का गठन किया और GOP को लगभग धाराशाही कर दिया। अगले चुनावों में विलियम हार्ट टैफ्ट तथा उनकी रिपब्लिकन पार्टी की बुरी तरह पराजय हुई और केवल 2 राज्य उठे तथा वर्मोंट में ही विजय प्राप्त हुई। यह इस पार्टी की अब तक की सबसे लज्जात्मक पराजय थी। रूजवेल्ट ने इस पराजय के लिए टैफ्ट को दोषी माना, लेकिन क्या सभ्य राष्ट्रपति टैफ्ट ने भी अपने आप को दोषी माना होगा? शायद बिल्कुल भी नहीं। भरे गले से आंखों में आंसू भर कर टैफ्ट ने बस इतना ही कहा, मैंने जो कुछ भी किया उसके अलावा मैं और कर भी क्या सकता था। आखिर दोष किसका था, टैफ्ट का या फिर रूजवेल्ट का? कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं। मैं इस बात की चिंता भी नहीं करता। मैं तो केवल इतना बताना चाहता हूँ कि रूजवेल्ट की इतनी निंदा भी टैफ्ट से ये मनवाने में कामयाब ना हो सकी कि दोष उनका था। तो क्या लाभ हुआ इन सब भर्त्सनाओं का? कुछ भी नहीं। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट भर गई और टैफ्ट तो अपने पक्ष में तर्क देने लगे।